नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश में लगातार कोरोना वायरस का जो कहर है तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन देश के अन्य राज्यों की तरह कोरोना वायरस के मामले पश्चिम बंगाल में भी तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच में बंगाल में हो रहे चुनाव प्रचार में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे राज्य में लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों में इसको लेकर चिंता भी बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आज चुनाव आयोग ने बंगाल में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य के बाकी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सभी दलों के कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर सख्ती के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। दरअसल बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर आज निर्देश जारी हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने कंडेम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट को, जिसमें कहा गया है कि 8वें फेज में ही पोलिंग होगी। उन्होंने कहा एक फेज में क्यों नहीं करा देते, कोविड के इतने केसेस आ रहे हैं, बहुत सर्ज हो गया है कोविड केसेस। देखिए, ऐसा है कि साधारणतया जब भी कोई चुनाव आयोग अपना निर्णय, अपना प्रोग्राम घोषित करता है तो वह लोगों की सलाह, उनकी स्वयं की व्यवस्थापन की व्यवस्था, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है आखिर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना, ये सब काम, तो उनकी सलाह अपनी जगह हो सकती है सही, पर हमारा ऐसा मानना है कि चुनाव के तरीके से होना चाहिए। यदि लोगों को मत डालने का अधिकार मिले, बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोग मतदान कर सकें। पिछले 5 दशक से यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से मतदान नहीं कर सकते। कुछ सिलेक्टेड लोग मतदान करने जाते थे, बाकी लोग घर में बैठते थे और उनका वोट डल जाता था। पहली बार 50 साल में ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी इच्छानुसार घर से निकलकर अपनी इच्छानुसार मतदान कर रहे हैं। ये एक बहुत बंगाल के लिए बहुत सुनहरा अवसर है और मैं समझता हूँ इसमें चुनाव आयोग को हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रजातंत्र का सम्मान किया, प्रजातंत्र का मान बढ़ाया, लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया है। इसलिए वो उनकी सुविधानुसार जैसा। तो कैलाश विजयवर्गीय का बयान आपने सुना, लेकिन साथ में लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है रैलियों में और भीड़ के चलते कोरोना गाइडलाइंस के जो उल्लंघन उनका हो रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग सर्वदलीय बैठक में चुनावी रैलियों पर क्या प्रतिबंध लगाने जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए उनके पास ये अधिकार है। ऐसे में चुनाव आयोग राज्य में बड़ी रैलियों, रोड शो और जनसभाओं के बजाय वो सियासी पार्टियों को कुछ संख्या में कार्यकर्ताओं के समूह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डोर टू डोर प्रचार करने का प्रस्ताव भी रख सकता है। हालांकि इन सबके बीच आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह रैलियां और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, जिसमें भारी संख्या जुटने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग आज क्या फैसला लेने वाला है, सभी की निगाहें इस पर हैं। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग से अपील कर चुकी हैं कि बचे सभी चरणों के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके पीछे आखिरकार क्या वजह है? क्या ममता बनर्जी को लेकर इसको लेकर कोई रणनीति तैयार कर रही है? क्योंकि चुनाव आयोग इसको मूड में अभी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी साफ तौर पर इसको लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जो तमाम सुरक्षा बल है उनको भी पहुंचाना होता है। लेकिन एक बड़ी वजह यह भी होती है क्योंकि एक वक्त दिया जाता है नामांकन वापस करने का और कम से कम इसमें 14 दिन का अंतर होना चाहिए। एक बड़ी वजह के रूप में इसे भी माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि देश में लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज दूसरी बार देश में 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आए हैं और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि करीब 1200 लोगों की मृत्यु भी बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते हो चुकी है। आपको यह भी बताते चले कि 1185 लोगों की जान गई है। साथ में अब पूरे देश की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल में जो रैलियां हो रही हैं या चुनाव आयोग उसको लेकर कोई कदम उठाता है या नहीं उठाता है। हालांकि अगर हम बाकी राजनीतिक दलों की हम बात करें, कांग्रेस भी वहां पर रैलियां कर रही है, टीएमसी भी रैलियां कर रही है, रोड शो भी किए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी रैलियां, रोड शो के साथ साथ डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत वहां पर लोगों से मिल रही है। लेकिन बढ़ते आंकड़ों के बीच लगातार जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये लापरवाही क्यों की जा रही है। क्या चुनावों को रद्द नहीं किया जा सकता है या फिर इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं तलाशा जा सकता है?
तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं, टीएमसी से, नेहा शालिनी दुआ हैं बीजेपी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। दयाशंकर जी, रुख में सबसे पहले आप ही का करना चाहूंगा। लगातार जो हालात हैं बिगड़ते जा रहे हैं पूरे देश में, पश्चिम बंगाल में भी हालात ऐसे ही हैं, हर रोज जो आंकड़े हैं वो पुराने आंकड़ों को तोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आज सर्वदलीय बैठक भी है, क्या लग रहा है कि रोक लगनी चाहिए रैलियों पर? देखिए, रोक तो बहुत पहले ही लगनी चाहिए थी जी। शुरू से ही। हम लोग जब चुनाव आयोग ने काफी दिनों का 8 चरण में चुनाव कराने का मंशा जाहिर किया था जी, उन समय हम लोगों ने कहा कि पूरा विश्व जो है कोरोना काल से गुजरा हुआ है, कि हालात सही नहीं है, रोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है और जनता की माली स्थिति बहुत ही नाजुक है और कोरोना काल चल रहा है। चुनाव को कम से कम पीरियड में करा के जनता को निजात दी जानी चाहिए, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कम होना चाहिए। लेकिन जब कोई बात सुनने वाला हो तो ना, यहाँ तो सब अपने मन के राजा बने हुए हैं। अब देखिए, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोरोना के शिकार हो गए, माननीय अखिलेश यादव जी भी हो गए। तो भाई उन लोगों के लिए तो स्पेशली ट्रीटमेंट है, लेकिन आम जनता का कौन ख्याल रखेगा? आम जनता अभी तो देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक बच्ची थी अपने पिता का ट्रीटमेंट कराने गई, डॉक्टर को आवाज देती रही लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, तो उसके पिता की डेथ हो गई। और बनारस और लखनऊ की हालत तो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। और चुनाव आयोग को मानवता के हित का ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द चुनाव को कराकर समाप्त करना चाहिए। दयाशंकर जी, पहला कमेंट था, मैं इसीलिए आपको बीच में टोकना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कहीं ना कहीं जाके फिर दूसरे राज्यों पे आप चले गए, बंगाल में, क्योंकि सरकार आपकी है, एक आप उदाहरण पेश कर सकते थे। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन नेहा शालिनी मैम जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। हालात बिगड़ रहे हैं, पूरे देश में बिगड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी हालात लगभग ऐसी ही हैं। आज बैठक है सर्वदलीयों की, क्या लग रहा है कि बड़ा फैसला हो सकता है, रैलियों पर प्रतिबंध लग सकता है? बीजेपी का भी इस पर को लेकर क्या पक्ष है? जी मोहित जी, देखिए, बीजेपी जो है वो इस चीज को संज्ञान में ले रही है। जब 8 में चुनाव आए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है वो 8 चरण में किए जाएंगे, इसका निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत हिंसा की राजनीति हो रही है। अभी पीछे भी आपने कुछ हिंसाएं देखी, तो शुरू से वहां पर जो हिंसक राजनीति उसको ज्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए कि 8 चरणों में प्रस्ताव रखा गया। तब तक सेकेंड वेव है नहीं आई थी, इसलिए किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी आने वाले टाइम में जो कोरोना की सेकेंड वेव है जब वो आएगी वो इसी दौरान आएगी। तो अब अगर नामांकन वापस भी लेते हैं, रद्द भी करते हैं, तो भी 15 दिन का मिनिमम टाइम लिमिट होती है, देना जरूरी होता है। तो देखिए 15 दिन में तो वैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे। जैसे कल जो है वो 5वें चरण का चुनाव है, तो यहाँ जो है सरकारों की ये रणनीति 5वें चरण के इन चुनावों में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स जो कोरोना बिहेवियर है उससे अपनाया जाए, प्रोटोकॉल्स को अपनाया जाए, रैली थोड़ी कम की जाए, जनसभाएं छोटी छोटी डोर टू डोर जाके जनसभाएं की जाए। इससे मुझे लगता है रोड शो थोड़े कम करे जाए, और रोड शो अगर है भी तो उसमें मात्रा जो लोगों की है वो कम हो। अगर थोड़ी सी एक लिमिट होगी, इतने आएंगे और साथ साथ मास्क लगा होगा, कोरोना बिहेवियर को फॉलो जाएगा, यही सब जो है प्रोटोकॉल करके ये 8 चरणों के चुनाव पूरे कराए जाएंगे, ताकि एक चरण में चुनाव कराना बहुत ज्यादा भयानक है। यहाँ पश्चिम बंगाल में आज तक हिंसा की राजनीति हुई है, लोग मारा जाता है, काटा जाता है, इसी डरते थे। उन्होंने बहुत बार इलेक्शन कमीशन पे भी कंप्लेंट करी, भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से पिछले 3 साल में 150-200 को ऐसे मारा गया जैसे कि वो इंसान ही नहीं थे, जैसे कि गाजर मूली थे, ऐसे काटा गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ही 8 चरणों में चुनाव का सुझाव रखा गया, तो इसे इलेक्शन कमीशन ने माना भी। और वही चीज है कि अभी भी हम इसी पे कायम है कि लोग हिंसा की राजनीति से तंग आ चुके हैं, और वो हिंसा की राजनीति जो आज तक टीएमसी करती है वो उनके ब्लड में है। यही रीजन है कि वहां की जनता खुद चाहती है कि हम 8 चरणों में ही चुनाव को संपन्न कराएं, और जनता का निर्णय जो होता है वो सर्वोपरि होता है। भाजपा इसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी चाहिए, पूर्ण किस तरीके से और जल्दी किया जा सकता है मुझे लगता है बात की जाएगी। और जो जनसभाएं हैं उसे छोटा किया जाएगा, वर्चुअल रैली पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी,
बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। मुझे लगता है ये कुछ प्रोटोकॉल से वो बनाए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन तो एक ही चरण में होना नामुमकिन है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि टीएमसी वाले जो हैं वो हिंसा की राजनीति करते हैं और आपके ऊपर डर है तो उनकी जान खतरे में है, इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से वहां चुनाव कराने की का रीजन जो था, मतलब उसमें अहम भूमिका है 8 चरणों का चुनाव। ठीक है मैम, ठीक है। दयाशंकर जी, 2 पॉइंट सीधे तौर पर, एक तो ये कि आपने आज तक ऐसी व्यवस्था ही आप नहीं बना पाए प्रदेश के अंदर कि बिना हिंसा के चुनाव हो सके। यही वजह है कि वहां पर चुनावों को इतने चरणों में बांटा गया ताकि हिंसा ना हो, और हिंसा होती है तो उसको काबू में किया जा सके। दूसरा सर पॉइंट ये है कि सरकार आपकी रही, सत्ता में आप रहे, मुख्यमंत्री अभी भी ममता बनर्जी हैं, क्या वो एक उदाहरण पेश कर सकती हैं पूरे देश के लिए कि हम रैली नहीं करेंगे या हम डिजिटल रैली करेंगे या हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि कोई संक्रमण कम से कम ना फैले, ऐसा कोई तरीका अपनाएं? जी सर। देखिए पुष्पेंद्र जी, बड़ा ही हास्यप्रद स्थिति प्रकट करते हैं विपक्ष के लोग। हम लोग इतना बढ़िया सजेशन दे रहे हैं कि कम से कम पीरियड में आप चुनाव करा लें, जिनके पास तो भारत की सबके लिए अमीर पार्टी होने का गौरव प्राप्त हो, विश्व की गौरव प्राप्त हो, और दूसरे जनता द्वारा चुनी गई पार्टी को कहते हैं कि ये कैसी पार्टियां हैं, क्या क्या शब्दों से नवाजते हैं। इनको शर्म तक नहीं आती है कि देश में 300 से ऊपर से किसान शहीद हो गए कोरोना से। देखिए सर, आप देखिए दयाशंकर जी, दयाशंकर जी, इन लोगों को शर्म 300 किसान से ज्यादा किसान है सर, पहली बात तो नहीं, दयाशंकर जी ज्यादा किसान है, किसान भी ज्यादा है जिनकी शहादत हुई है। लेकिन सवाल सर ये कि पश्चिम बंगाल में जो इतने लोगों की मौत हुई उस पर भी सवाल उठना चाहिए सर। पिछले चौथे चरण में हमने देखा तस्वीरें सर, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई सर, उनके काफिले पे जो हमला हुआ था वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। कोरोना से पूरे देश में भारत सरकार ने क्या कितने हॉस्पिटल बनवा रखे हैं, लोग कितने ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के लिए क्या कर रखा है। दयाशंकर जी, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, दयाशंकर जी पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, यही सवाल आपसे पूछे जाने हैं, ये सवाल सर आपसे पूछे जाने हैं, आप जिससे पूछ रहे हैं वो आपसे पूछेंगे सर। सरकार आपकी है सर बंगाल में। जी एक बात बताएं जी सर, बंगाल को देश में आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? प्रश्न नंबर 1। बिल्कुल, यदि आप लोग ऐसा मानते हैं तो दोहरा चित्र नहीं रखना चाहिए। यदि आप देश में सुचारू व्यवस्था चलाएंगे, देश खुशहाल होगा ऑटोमेटिक। नहीं, देखिए दयाशंकर जी घुमाइए मत, देखिए मुझे नेहा जी के पास भी जाना है, नहीं नेहा जी के पास भी जाना है सर। 2 बात, आप ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए, आप ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए कि एक बार में चुनाव कराए जा सके, ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए, आप नहीं बना पाए। एक दिन में चुनाव कराकर समाप्त कर दिया जाता है, इसके बजाय हम लोग उदाहरण पेश नहीं कर सकते। आप आगजनी चाहते हैं, आप हत्याएं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बूथ लूटे जाएं, आप चाहते हैं कि सुरक्षा बल बूथों पर कम हो, बूथों को लूटा जाए। जिस तरीके क्या हुआ था सर पिछले चरण में, क्या हुआ था सर? हथियार छीने गए थे, हथियार छीनने की कोशिश हुई थी, सबूत है आपके पास? कूच बिहार में हथियार छीनने की कोशिश हुई नहीं हुई? हथियार छीनने की कोशिश हुई नहीं हुई? कोई कोशिश नहीं हुई है, नहीं हुई है। ठीक है नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी जवाब। सबूत है ड्रोन से जो कैमरे से लिए गए हैं उसके सबूत। ठीक है जवाब ले लीजिए सर, अब जवाब ले लीजिए ना नेहा जी। मोहित जी, ये लोग मानते ही नहीं है कि इनकी हिंसा की राजनीति अगर नहीं होती, अगर ये कहते हैं कि हमने हिंसा की राजनीति कभी नहीं करी, तो वो 120 लोग जो मरे हैं, और अभी एक 85 साल की महिला है, ये महिला कहते हैं सशक्तिकरण पे काम करती है ये पार्टी। कैसा सशक्तिकरण? 85 साल की महिला को इनके कार्यकर्ताओं ने जाके मारा, मतलब उनके मुंह पे नील पड़े हुए थे, बॉडी में जख्म थे, स्पाइनल कॉर्ड हड्डी टूट गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट रही, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये क्योंकि वो उनका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता था। अब बताइए क्या वो महिला नहीं थी? वो बंगाल की बेटी नहीं थी? वो बंगाल की माँ नहीं थी? एक 85 साल की महिला जो है वो तो बंगाल की माँ ही हुई ना। अगर ममता दीदी अपने आप को बेटी बोलती है तो मुझे लगता है वो तो माँ थी। तो माँ का दर्जा तो बहुत ऊपर होता है। आपने माँ को माँ का दर्जा दिया। आप जब ऐसी हरकतें करते हैं सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते, वहां की महिलाओं को, अभी एक और भाजपा कार्यकर्ता का 2019 में उसकी बीवी को 4 महीने से प्रेग्नेंट थी, उसका इन लोगों ने टीएमसी के गुंडों ने मार मार के लाते उसका मिसकैरेज करा दिया, बच्चा गिरवा दिया। आप बताइए ऐसी हरकतें, ऐसी हिंसा
हिंसा की राजनीति इन लोगों ने करी है। इसी वजह से 8 चरणों का चुनाव कराना पड़ा और इलेक्शन कमीशन को बीच में, इसीलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी जानता था कि ऐसी हरकतें टीएमसी वहां से होंगी, और अगर आपकी इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर आपका होता तो हमें ये सब कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना इलेक्शन कमीशन को ऐसे कराने की जरूरत पड़ती। आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब था ना, आपके यहाँ श्री राम कहने वाले को जेल में आप लोग डाल देते हो, आप लोग दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट से कहते हो ऑर्डर लेके आओ, ऐसे हम नहीं करेंगे, तो कहाँ का है ये लॉ एंड ऑर्डर? नेहा जी, क्या हथियार छीनने की कोशिश हुई थी? कूच बिहार में बूथ पर हथियार छीनने की कोशिश हुई थी जहां पर 4 लोगों की मौत हुई। देखिए, सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की, और मॉब मतलब 400 लोगों का काफिला अटैक करता है कि ये 20-25 वो क्या कहते हैं सुरक्षा कर्मी है, और से सुरक्षा कर्मियों को 25 सुरक्षा कर्मियों को 400 या 500 की संख्या में मॉब जाके सोचती है कि हम उन पे अटैक कर दें। और कुछ दिन पहले ममता बनर्जी दीदी, उनका बयान था कि अगर आपको कोई रोके, सुरक्षा बल भी रोके, तो आप उनका घेराव कीजिए। ये कैसी मुख्यमंत्री की चलिए ठीक है, निकलने चाहिए। अब जवाब ले लें। कैसे शब्द है? ठीक है मैम, जी सर जवाब दें। देखिए, जिस महिला की ये बात कर रहे हैं, उनके बच्चों ने उनके साथ मारपीट किया था, और अगले दिन जो है, अब इनको मैं बता देता हूँ, संभवतः इंडिया टुडे बोलता है, हिंदुस्तान में छपा था, उनके घर के लोगों ने कहा था कि उनके परिवार के लोगों ने मारपीट किया था, टीएमसी से उससे कोई लेना देना नहीं है। रही बात, अगर ऐसा हुआ है, हथियार छीनने की कोशिश है, तो जहां पे बूथ होते हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, फुटेज वो दिखाए, ड्रोन के कैमरे से जो रिकॉर्डिंग है वो क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? और ये इनकी मानसिकता से किसी तरह से चुनाव को दिग्भ्रमित किया जाए, लोगों को कंफ्यूज किया जाए, और ये कहीं ना कहीं हम लोग के कार्यकर्ताओं को शहीद कराने में इनका कहीं ना कहीं हाथ है। इन लोगों का हाथ खून से रंगा हुआ है। सर 2 पॉइंट सर। दयाशंकर जी, नेहा जी मैं 1 सेकंड आऊंगा आपके पास। नेहा जी मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर दयाशंकर जी 2 पॉइंट सर। लॉकेट चटर्जी बीजेपी की सांसद हैं सर, चुनी हुई सांसद हैं, उनके काफिले पर अटैक हुआ, कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, पूरे देश ने देखा सर, लाइव तस्वीरें दिखाई थी हमने देखा कि किस तरीके से उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था सर। जेपी नड्डा के ऊपर अटैक हुआ था, वो तस्वीरें आपने देखी। और कौन सी तस्वीरें सर आपको चाहिए? देखिए, ये इनकी समस्याएं हैं जी। देखिए, खट्टर को समझिएगा बात को। जी नेहा जी, थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लें। आप अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम उसमें नहीं फल लगेगा। अब देखिए, खट्टर जो है एक और विधायक है, उनको लोग कपड़े देते हैं, उनको सभा नहीं करने देते हैं, तो जनता के बीच में आपने क्या बोया है, वो परिणाम आपको जनता दे रही है। टीएमसी से उसमें क्या लेना देना है? तो हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग झूठ बोलते हो, जुमला छोड़ते हो, महंगाई लगाते हो लोगों के ऊपर, आप लोगों का इसे क्या करें, नौकरियां छीनते हो, जिसके संभवतः करती है, आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर कोई कर रहा है तो आप लोग उस पर कार्रवाई करिए। चुनाव आयोग वहां पे है, उसके जिम्मे सब व्यवस्था चल रही है, वो कार्रवाई करे, पकड़े, जेल डाले, सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करे। कौन आपको मना करने जाता है? चलिए ठीक है, आप तो वैलिड पॉइंट है सर, लगाए, जवाब ले लीजिए, बात करते हैं। ठीक है। नेहा जी, अगर कोई गलत कर रहा है, हथियार छीनने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से अटैक कर रहा है, पकड़िए, उनको गिरफ्तार करिए। चुनाव आयोग से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल गिरफ्तार, उनको हथियार छीन के मारने की कोशिश की जा रही थी। एक बात बताइए, क्या सुरक्षा कर्मियों को हथियार सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि सजा के दिखाओ कि हमारे हाथ में हथियार है? वो मॉब वाले वो लिंच करने आए थे सुरक्षा कर्मियों को, उनको अच्छी तरह पता था कि सुरक्षा कर्मी हमें नहीं वो करेंगे, हम इनसे हथियार छीनेंगे और उनके ऊपर अटैक करेंगे। अपने आप को अपनी रक्षा के लिए हर भारत का संविधान जो है वो सुरक्षा कर्मियों को भी ये हक देता है कि वो अपनी रक्षा के लिए, अगर सामने वाला आप पे कोई अटैक कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो इसमें गलत क्या किया है? और जैसे इन्होंने बोला है महिला सशक्तिकरण पे, वहां लाइव टीवी पर महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, तो इनकी जो राजनीति है वो बड़ी ओझी है। आदमियों को मरवाया जाता है, औरतों की इज्जत उछाली जाती है, और ये वाली राजनीति से तंग आकर जो बंगाल है, बंगाल की जनता है, वो इनको नकार चुकी है। इनकी टोला मणि, कट मणि, इन सब चीजों से, भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। इसीलिए वो ममता दीदी को नहीं चुनना चाहती, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें 8 चरणों में ही चुनाव चाहिए। ठीक है। डॉक्टर दयाशंकर जी,
आपने तमाम चीजों को देखा भी है, किस तरह के हालात वहां रहे, लेकिन एक राज्य सरकार आपकी रही है, आप सरकार में रहे, लंबे वक्त से आप रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कोरोना संक्रमण जब तेजी के साथ बढ़ रहा है तो हमें कोई ऐसा किसी को रास्ता दिखाना चाहिए, बाकी दलों को भी, कि जनता भी बचे, चुनाव भी हो जाए तरीके से, कोई हिंसा भी ना हो, संक्रमण ही ना फैले, मुख्यमंत्री को कोई पेश करनी चाहिए मिसाल? देखिए, हम लोग की तरफ से दीदी के द्वारा तो हमेशा प्रयास किया गया है, लेकिन ये दोहरी चरित्र रखने वाली एक पार्टी जो देश में है, जो देश को गर्भ में ढकेलने का काम करे, देश की जनता को मौत के मुंह में ढकेल रही है। कोरोना काल में भी अभी चरम पे कोरोना है, लेकिन इन लोगों से वीजा लेके देश में, दिल्ली में बैठ के देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इनको पता नहीं कैसा भूख लगी हुई है कि एक महिला के पीछे ये पूरी टूरिस्ट वीजा लेके पड़े हुए हैं महीने 2 महीने से, लेकिन इनको वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ तो अब तो अपने आप को बता रहे हैं कि अब जाने की जरूरत नहीं है, अब हो सकता है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट है कि नेगेटिव है, जाना ना पड़े प्रचार में, इसलिए भी कुछ लोग अपना वो उल्टा सीधा रिपोर्ट भी दिखवा रहे होंगे। तो ये चीजें हैं, और इनको अगर ये चाहते हैं कि देश में शांति व्यवस्था बने तो चुनाव जिस तरह से 4 प्रदेशों में हुआ उसी तरह से चुनाव होना चाहिए था। और ये तो बड़ा हास्यप्रद और सर्कस वाला चुनाव चल रहा था बंगाल में कि एक पीएम, उसके बाद गृह मंत्री, 10 सीएम, और पूरी सरकार, पूरी केंद्र सरकार पहुंच रही है। जी पूरी। अब यही तो हम लोग सोचने का विषय है कि एक महिला का कितना क्रेज विश्व में बढ़ गया है। 100 रुपया का चप्पल, 400 की साड़ी पहनने वाला ईमानदारी के आगे, ये जो देश को बचाने की बात करते थे और सब झोला ले लेके निकल गए, कौन कितना करोड़ लेके, जितने गुजराती थे अधिकतम तो झोला लेके निकलने वालों को, और ये कौन कौन सा मनी की बात करते हैं इनमें। अब देखिए ना, ये राफेल का मुद्दा अभी आ गया है, विदेशों में छप रहा है, कितनी बेइज्जतियां हो रही है देश की, किरकिरी कर रखे हैं, और छोटे छोटे देशों में भी अपना तौहीन हो रहा है। लेकिन इनको न तो जेल की जनता से मतलब है, न तो किसी से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव इनको चाहिए। चलिए ठीक है, नेहा जी जवाब भी देना चाह रही है, लेकिन साथ में नेहा जी सवाल मेरा ये भी कि चलिए राज्य सरकार में जो लोग रहे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं सक्षम कि वो कोई उदाहरण पेश करें, आप तो केंद्र में हैं, आप पूरे देश को पेश कर सकते हैं मिसाल, आपने डिजिटल को लेकर इतना काम करने के दावे किए हैं, डिजिटल रैलियां कीजिए। देखिए, हर तरीका अपनाया जाएगा, लेकिन इस बार ममता दीदी ये सोचें कि कोरोना की आड़ में वो बच जाएंगी तो ये उनकी भूल है। ये जो टीएमसी वाले हैं ये क्लियर कर लें। 2 मई ममता दीदी कही हम नारा तो दे चुके हैं, पर हम इसको बिल्कुल सबसे साबित करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे एक एक कार्यकर्ता ने जिसकी शहादत दी है वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारा एक एक नेता इसीलिए वहां जाता है। क्या है, क्यों नहीं जाए हम बंगाल में? बताइए, आप लोग कहते हो बाहरी है, अरे आप पाकिस्तान में बैठे हो, अरे बांग्लादेश में बैठे हो, पहले जवाब तो दो। अब आके कहती है ममता दीदी, अरे भारी लोग आता है, भारी लोग यहाँ आते हैं। अरे कौन भारी है? मैं भारी हूँ, आप भारी हैं, कौन भारी कौन है? कोई पाकिस्तान से आया, इमरान खान आया था वहाँ पे, जो उसे भारी कह रही है। तो ये जो शब्द है ना, ये हर इंसान ने सुने हैं ममता दीदी के मुंह से, और दिल तक चुभे हैं उन लोगों को कि हमारे ही भारतवासियों को, हमारे और प्रदेश से आए हुए लोगों को भारी कैसे कहा है। ये बंगाल तो उनको आज जो बैठक होने वाली है उसमें अगर रैलियों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो क्या बीजेपी खुद सोचकर, विचार कर, लोगों की जान को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के संक्रमण को ना फैलाया जाए उसको ध्यान में रखते हुए, क्या खुद डिजिटल रैली या फिर खुद रैलियों पर रोक लगाएगी अपनी तरफ से? देखिए, बीजेपी इस पे पूरी कोशिश कर रही है, पूर्ण कोशिश की जा रही है, लेकिन ममता दीदी की देखिए ना, अभी भी रोड शो सब कुछ जारी है। तो एक मिसाल जनता देख लेगी मैम, उनको भी। उन्होंने कौन सी ऐसा मिसाल कम्युनिस्टों को देखो मैम कि वो नहीं बाहर जा रही। जब वो खुद कोई मिसाल नहीं पेश कर सकती तो वो बाकियों से कैसे उम्मीद रखेंगे? हमारी मैम उनको तो सिर्फ एक प्रदेश देख रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग देख रहे हैं, आपको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और यह देख रही है कि किस तरीके से जो संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, बावजूद इसके इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री वहां पर बिना मास्क के जो भाषण देते हुए नजर आते हैं, और दिल्ली में आकर वो ये कहते हैं कि हमें मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है। लोग मजाक बनाते हैं इन चीजों का। लोगों को भी अच्छी तरह पता है कि प्रधानमंत्री जी स्टेज के ऊपर खड़े होके जब कोई भाषण दिया जाता है तो मास्क में नहीं दिया जा सकता। आसपास कोई
प्रधानमंत्री जी हमेशा मास्क पे जरूर सबसे ज्यादा यही बोलते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी और बार बार हाथ धोइए, लेकिन भाषण देते हुए सिर्फ प्रधानमंत्री जी का मास्क नीचे होता है। अदरवाइज आप कोई ऐसे नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मास्क के बिना ही हमेशा घूमते रहते हैं। अरे बाहर फॉरेन वालों ने भी, अमेरिका के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को फॉलो किया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो हर वक्त मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखते हैं। तो नारा देने नहीं, नारे से हट तो नहीं सकता ना। तो ये कहना कि प्रधानमंत्री जी नहीं मास्क लगाती बिल्कुल गैर जिम्मेदार बयान है, क्योंकि सिर्फ भाषण देते वक्त, सिर्फ बोलते वक्त नीचे किया जाता है और उनके आसपास उस वक्त 2 गज की दूरी पर सब खड़े होते हैं। जनता होती है, कोई पास नहीं खड़ी होती है। और आगे होने वाली रैलियों में हमारा ये है मिशन कि हम डोर टू डोर जाएंगे, जितनी कम से कम ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं हो, जनसभाओं में भी ज्यादा जन सैलाब ना हो, वर्चुअल रैलीज की जाए, इस पे जोर दिया जाएगा। मैम, प्रधानमंत्री की अभी 9 रैली बाकी हैं, क्या प्रधानमंत्री उन रैलियों को रद्द करेंगे? इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, वही मैं आपको यही कह रही हूँ कि इस तरीके से पहले ममता दीदी क्या करने जा रही हैं, हम तो उदाहरण दे रही हैं कि हम कुछ वर्चुअल रैलीज भी करेंगे और कुछ छोटी छोटी जो जनसभाएं के डोर टू डोर जाके, जिसमें बहुत ज्यादा मतलब एक लिमिट हो कि बस इतने लोग ही होंगे और उन सबको बकायदा वो कराया जाएगा, मुंह पे मास्क लगवाया जाएगा, हाथ बार बार धुलवाए जाएंगे, सैनिटाइज कराया जाएगा। इस टाइप से एक लिमिटेड लोगों की सभाएं की जाएंगी। ठीक है। लेकिन ममता जी क्या करेंगी, वो अपना कुछ उदाहरण पेश करें ना कि वो क्या करें। अभी तक वो वहाँ की मुख्यमंत्री है ना, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई नैतिकता नहीं बनती क्या? ठीक है। डॉक्टर दयाशंकर जी, ममता दीदी की क्या जिम्मेदारी बताइए? देखिए, चुनाव आयोग आज जो निर्णय लेगा वो पार्टी हमारी पूर्ण पालन करेगी और हम लोग देश की जनता के साथ, आवाम के साथ हैं। देश का सम्मान, देश के जनता का जान बचा रहेगा तो देश रहेगा, लेकिन अदर पार्टियों की हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। चुनाव आयोग जो गाइडलाइन सर्वदलीय बैठक में पारित करेगा उसको हम लोग मान्य करेंगे और उस पर कार्य करेंगे। चलिए ठीक है। आखिरी कमेंट डॉक्टर दयाशंकर मैं आप ही से लूंगा। आखिरी कमेंट सर, आखिरी कमेंट में ये क्या संदेश आप देंगे उन लोगों के लिए भी जो पालन नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर दयाशंकर कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए जान माल का सुरक्षा जी। और रही बात की रैलियां छोटी से छोटी करें, अच्छी रहेगा। और चुनाव की कोशिश ये है कि कम से कम पीरियड में अगर कराया जा संभव हो तो करा सकते हैं। ठीक है। नेहा जी 10 सेकंड आपके पास, आखिरी कमेंट। जी, मैं तो आपको पहले बोल चुकी हूँ, केंद्र सरकार हमें इसी चीज पे कुछ वर्चुअल रैलीज की जाएंगी, डोर टू डोर जाके सभाएं की जाएंगी और कम से कम जितना भी कोरोना बिहेवियर है उसको फॉलो करते हुए, मद्देनजर रखते हुए ही आप सभाएं की जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर दयाशंकर जी हमारे साथ जुड़े टीएमसी से, नेहा जी हमारे साथ जुड़ी बीजेपी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता सब देख रही है, समझ रही है, लेकिन उनको यह भी समझना होगा कि रैलियों में जाने के साथ साथ आखिरकार कौन उनका ध्यान रख रहा है, वो भी देखें और खुद अपना ख्याल रखें। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। 27 अप्रैल तक चलने वाले कुंभ के समय से पहले समाप्त होने की अटकलें थीं, लेकिन इन अटकलों पर अब विराम लग चुका है। उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि कुंभ मेला अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही चलेगा, इसका समय से पहले समापन नहीं होगा। इन सबके बीच अब 2 अखाड़ों ने कुंभ मेले में अपनी छावनियां बंद करने का फैसला किया है। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि की
श्री आनंद अखाड़ा ने कुंभ मेले में अपनी छावनियां बंद करने का फैसला किया है। दोनों अखाड़ों ने 17 अप्रैल से अपनी अपनी छावनियां बंद करने का फैसला किया है। दोनों अखाड़ों ने देश भर के साथ ही हरिद्वार में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण बिगड़ती स्थिति और गंभीर होते हालात को देखते हुए यह फैसला लिया है। दोनों अखाड़ों की ओर से यह भी कहा गया है कि कुंभ मेले में आए सभी संत महात्मा से अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करने का निवेदन किया जाएगा। साथ ही 27 अप्रैल को चौथा शाही स्नान अखाड़ा परिषद के समय के मुताबिक या फिर सांकेतिक रूप में करने का आह्वान किया जाएगा। अखाड़ों की ओर से ये कहा गया है। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि 27 अप्रैल को चौथा शाही स्नान होना है। आपको यह भी बता दें कि कुंभ मेला क्षेत्र में शाही स्नान के दिन ना तो सोशल डिस्टेंसिंग ना ही कोरोना से जुड़े किसी भी अन्य नियम का जो पालन हो सका और मेला क्षेत्र में ही कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, जबकि बड़ी तादाद में जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। निरंजनी अखाड़े के श्री महंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी कोरोना से संक्रमित होकर एम्स में भर्ती हैं और मेले में शामिल हुए महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। आपको यह भी बता दें कि इस खबर के बाद से ही कुंभ मेले में अखाड़ों के बीच में हलचल तेज हो चुकी है और साथ में पूरे देश की हम बात करें या पूरी दुनिया की हम बात करें तो देश की सरकारों पर कुंभ को देखकर बाकी सरकारें और विदेशी मीडिया हंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आदरणीय निरंजनी अखाड़ा के द्वारा जो भी निर्णय अपने अखाड़े के संबंध में और चौथे शाही स्नान के स्वरूप के संबंध में अगर अखाड़े की अपनी कोई राय है तो वो अखाड़े से संबंधित पूरी तरह से ले सकते हैं। जहाँ तक शासन के स्तर पे है, शासन के स्तर पे ऑलरेडी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का नोटिफिकेशन है और शासन के स्तर पे वो नोटिफिकेशन आज भी है। भविष्य में जिस परिस्थितियों में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो चेंजेस अभी फ़िलहाल शासन स्तर पे अभी कोई निर्देश नहीं आया है। बट निरंजनी अखाड़ा, जैसे मैंने कहा, पूरी तरह से अपने अखाड़े से संबंधित कोई भी निर्णय ले सकता है, तो उसके लिए वो स्वतंत्र भी रहेगा। उसमें हम जो भी वो व्यवस्था कहते हैं या अखाड़े में अगर कम या ज़्यादा जो भी पार्टिसिपेशन की बात कहते हैं वो हम लोग अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। शासन और प्रशासन की तरफ से वो सारी व्यवस्था की जाएगी। तो आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में तेजी के साथ कोरोना के जो संक्रमण के आंकड़े हैं तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की हम बात करें तो फिलहाल देहरादून में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस तरीके से कुंभ के अंदर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है और संक्रमण के मामले तेजी के साथ वहां पर भी सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आखिरकार सरकार इतनी लापरवाह क्यों हो रही है। इसके साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जिस तरीके के हालात उत्तराखंड में हो रहे हैं उससे वहां से जो लोग हैं वो संक्रमितों के संपर्क में आएंगे और पूरे देश में जाएंगे तो इससे हालत और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उम्मीद ये की जा रही थी हो सकता है कि जल्द ही मेले का समापन हो, लेकिन सरकार ने अब इस संशय को खत्म करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि मेला अपने निर्धारित समय पर ही खत्म होगा और इसको जल्द समापन करने की ऐसी कोई अभी सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन साथ में अब आपको यह भी बताते चले कि कुछ ऐसे महामंडलेश्वर हैं या फिर कुछ ऐसे अखाड़ों के लोग हैं जिन्हों के द्वारा अब यह कहा जाना शुरू कर दिया गया है कि वो लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही वो इस मेले से दूर जाने वाले हैं और साथ में और भी लोगों से अपील करने की बात उन्होंने कही है। हालांकि इसको लेकर आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा भी आज बैठक होनी है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक में कुंभ को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि सरकार पहले ही इस बात से इनकार कर चुकी है कि उत्तराखंड में किसी भी तरीके से ये जो कार्यक्रम है कुंभ का जो मेला है उस पर रोक नहीं लगेगी, वो पूर्व की तरह अपना चलेगा, समय पर ही खत्म होगा, उससे पहले इसको खत्म नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आस्था के महाकुंभ के बीच अब कोरोना का कुंभ भी शुरू हो चुका है। एक महीने के अंदर राज्य में कोरोना मरीजों के मामलों की रफ्तार में 8,814 की बढ़ोतरी यानी कि 8,814% की बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस ग्रोथ रेट को समझना है तो पहले कुछ आंकड़ों को उनको देखना होगा। 14 फरवरी से 28 फरवरी तक अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में महज 172 लोग संक्रमित पाए गए थे। अब 1 से 15 अप्रैल के बीच की अगर हम बात करें तो इन 15 दिनों में 15,333 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब फरवरी से 14 फरवरी के अप्रैल के बीच का अगर ग्रोथ रेट हम निकालें तो 8,814% आता है। बिगड़ते हालात का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि मरीजों की संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। फरवरी तक यहां पर हर दिन केवल 30 से 60 के बीच में लोग कोरोना संक्रमित मिलते थे। अब यह संख्या बढ़कर 2,000 से 2,500 हो चुकी है। आंकड़ों का
आंकड़ों को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लगातार उत्तराखंड की जो स्थिति है वो बिगड़ती नजर आ रही है। हरिद्वार कुंभ में उमड़ी भीड़ का असर दिखने लगा है। यहां भी कई ऐसे साधु हैं और कई ऐसे संत हैं जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चले कि 300 से ज्यादा संतों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन संक्रमित साधुओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग अखाड़ों में जाकर श्रद्धालुओं से और साधुओं को RT-PCR टेस्ट उनके किए जा रहे हैं। 17 अप्रैल से टेस्टिंग और भी बढ़ाई जाएगी, ये कहना है। लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चलें कि अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास, जो कि उनकी उम्र थी 65 साल, उनकी मौत हो गई है। और इस खबर के बाद ही पूरे कुंभ में हलचल तेज हो चुकी है। और इसके साथ ही अब खुद ही जो साधु वहां पर पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं, जो संत वहां पर पहुंचे हैं, जो अखाड़े के लोग वहां पर पहुंचे हैं, वो खुद इस मामले को लेकर अब चिंतित हैं और कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार जब साधु, श्रद्धालु और संत तैयार हैं तो सरकार आखिरकार अपनी नाकामी क्यों छिपा रही है, क्यों आखिरकार इसको लेकर कदम नहीं उठा रही है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजकुमार बालिया हैं, बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूर्व मंत्री हैं। साथ में सुजाता पॉल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बालिया साहब, मैं रुख पहले आप ही का करना चाहूंगा। विदेशी मीडिया हंस रहा है सर, कुंभ को देखकर दुनिया हंस रही है, लोग चिंतित हैं, लेकिन सरकार है वो इनकार कर रही है कि इसको हम समय से पहले खत्म नहीं करेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि जो हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है, ये हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और इसमें किसी भी तरह का दखलंदाजी करना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर है। हम प्रदेश सरकार की ओर से जितने साधन जुटा सकते थे, जितने लोगों की कोरोना जांच करा सकते थे, वो हम कराने का काम कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन किसी भी सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। लोगों की भावनाओं का सम्मान करना भी सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सुजाता जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सरकार का काम है, आप क्या कहेंगे मैम? आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? जो हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, 2000 से लेके 2500 के बीच में हर रोज आंकड़े आ रहे हैं, लोग चिंतित हैं, नाराज हैं, डर के साए में हैं। बहुत चिंता का विषय है। कुंभ हमारी भी आस्था का विषय है, लेकिन हमें उससे ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। आप देखिए कि निरंजनी अखाड़े ने किस तरह से ये निर्णय स्वयं लिया है कि वे 17 को कुंभ मेले को समाप्त कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, क्या उन्हें राजनीति इस वक्त भी सूझ रही है? शर्म नहीं आती इनको? इनको किस लिए चुना गया था? लोगों को व्यवस्थाएं देने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, उनके शरीरों की रक्षा करने के लिए। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो इन्हें वोट कौन देगा? लेकिन ये तो लोगों को लाश समझते हैं और आज इन्होंने ये बात प्रूव कर दी है। हर जगह डेटा झूठा दे रहे हैं। आप कुंभ को देख लीजिए, 31,51,000 लोगों ने मां गंगा में डुबकी लगाई है, स्नान किया है, मगर डेटा बताते हैं 1500 लोगों का। कल आप ही के चैनल पर एक महाशय आए भाजपा के, क्या कहते हैं कि 1500 ही तो आए। अरे, आपको इतना समझ में नहीं आता कि ये बीमारी है 1500 से 15,000 तक ये फैलेगा। ये संक्रमण फैलने वाला है, कंटेजियस है, मगर इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। दूसरी तरफ देखिए, आज माननीय गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि डेटा सही नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, जहां जहां भाजपा का शासन है वहां वहां डेटा सही नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार डेटा पहले से छुपाती रही है। अब बीमारी से लड़ने के बजाय ये लोगों को लड़वाकर लोगों से लड़ती रही है। आपने देखा जब 5000 केसेस थे तो मरकज पर किस प्रकार का इन्होंने ठीकरा फोड़ा था। अब कहते हैं लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे तो लोगों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ठीकरा फोड़ने के बजाय ये बात को समझे कि ये सरकार में है और सरकार चलाना इनका काम है और नहीं चला सकते तो हट जाए सरकार से, चुनावी रैली करना बंद करे, कुंभ को बंद करे उत्तराखंड की सरकार। बालिया साहब,
आस्था से ज्यादा आपको नहीं लगता कि जिंदगी जरूरी है? जिस प्रकार से ये मैडम चिल्ला रही हैं, है ना, और गलत गलत आंकड़े बताकर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं, ये बातें ठीक नहीं है। हिंदुस्तान जो है भावनात्मक देश है, हमें लोगों भावनाओं की इस तरह की तमाम बातें करेंगे। आंकड़े नहीं दे रहे महाशय, आपसे मैं नहीं दे रही, ये आपकी बात न्यायालय गुजरात ने किया है। उत्तराखंड की सरकार पर सवाल, उत्तराखंड की जनता भी लगा है कि उत्तराखंड के आंकड़े हैं 31,51,000 लोगों ने स्नान किया, इसको आप झूठ बता रहे हैं। यानी कि सरकार झूठे आंकड़े दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को मान रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम कोई पहले राजाओं की तरह तानाशाह बन जाए कि अपने तो आपकी सरकार कर रही है। भारतीय जनता बालिया पार्टी साहब, का हर नेता ठीक है, चरण चाटुकारिता करता है। बालिया साहब, इसीलिए डेटा छुपाया जा रहा है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, नेता बचाव करने बालिया साहब, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं क्या? आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के जी बालिया नेताओं साहब, कार्यकर्ताओं को अपने अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि ये देश सबका है। लेकिन अगर आप इसे देश नहीं समझते अपना, बालिया तो साहब, आपको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, और आप मुझे बताइए कि क्या कपिल देव जी की मौत नहीं हुई? क्या वे कुंभ में शामिल नहीं थे? इस डेटा को क्यों छुपाया गया? उनकी मौत को क्यों छुपाया गया? ये बात सामने खुल के तब आई जब उन्हें उनके आश्रम में वापस ले जाया जा रहा था, राइट? तो आप मुझे बताइए कि डेटा कौन छुपा रहा है, असलियत कौन छुपा रहा है? ठीक है मैम, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की तमाम चीजें जलाई जा रही हैं, मगर डेटा कुछ और बताता है। ठीक है, दिल्ली के उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से आदित्यनाथ जी छुपा रहे हैं, जवाब दे सर। पहले आंकड़े क्या गलत दे रही है सरकार? अहमदाबाद में दीवारें खड़ी करी थी गरीबों को छुपाने के लिए, और किस प्रकार से लाशों को छुपाने के लिए जवाब ले लेते हैं, जो स्वयं भी कोरोना, ठीक है मैम, जवाब ले लेते हैं। वो शमशान घाट पर किस प्रकार से जो तारे हैं बिछा रहे हैं, जो शीट्स है आयरन की वो लगा रहे हैं, क्यों? क्या छुपा रहे हैं? ये बीमारी है, बीमारी से राष्ट्रवादी होना पड़ता है, ठीक है, देश के लोगों के लिए सोचना पड़ता है। ठीक है सुजाता जी, जवाब ले लेते हैं। बालिया साहब, जो कर्तव्य हमारे, बालिया साहब, आंकड़ों से लेकर सर जवाब दे, क्या आंकड़े सही नहीं दे रही है सरकार? बंद करिए, और क्या आस्था के आगे जीवन विवश हो जाएगा? उसको पेश करिए, बालिया साहब, आकर मिलकर इस लड़ाई को लड़े। अपने प्रधानमंत्री को भी कहिए कि याद करें कि वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, चाहे मैंने खुलकर कह रही हूं उन्हें वोट नहीं दिया। ठीक है मैम, ठीक है बालिया साहब। सरकार को ना तो कोई आंकड़ा छिपाने की जरूरत है और ना ही सरकार कोई आंकड़ा छिपा रही है। नंबर एक बात जी, मेला अधिकारी दीपक रावत जी वहां बैठे हुए हैं जी, उनके कार्यालय से किसी भी प्रकार का आंकड़ा लिया जा सकता है, कोई भी ले सकता है, ठीक है ना? कोई जरूरत किसी तरह का आंकड़ा हमें छिपाने की नहीं है। एक बात तो यह है जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुंभ मेले से हिंदुस्तान ही नहीं अपितु विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है सर। लेकिन आस्था क्या जीवन पे भारी पड़ेगी सर? मान्यवर सुन लीजिए जी सर। कुछ साधु संतों का, कुछ आस्थावान लोगों का मानना है कि गंगा जी में नहाने से कोरोना की समाप्ति होगी। वाह, क्या सरकार ये दबाव नहीं दे सकते कि ऐसा नहीं होगा। कह रहा है कि हम कुंभ को समाप्त करते हैं और सर, ये ऐसी बात कर रहे हैं। आप राज्य में मंत्री रहे हैं सर, आप राज्य में मंत्री रहे हैं। आप कपिल देव जी के पास, महामंडलेश्वर कपिल देव, जब उनका निधन हुआ वहां जाकर ये हिम्मत करके कह सकते हैं, ये बात उनको जाकर बता सकते हैं आप? या उन लोगों के जो जिनके परिजन संक्रमित हुए हैं, जो लोग अभी एम्स में एडमिट हैं संक्रमित होने की वजह से, कुंभ में जो संक्रमण फैला था उसके वजह से, क्या उनके घर पर जाकर ये बात बोलेंगे आप? देखिए, मैंने आपसे ये कहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि गंगा जी में नहाने से कोरोना की समाप्ति होती है। जी, मैंने किस तरह की बात कर रहे हैं? गलत मैसेज लोगों में भेज रहे हैं, लोगों
गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, में बाले ही साहब, रहने के लायक है। सुजाता अच्छा जी हुआ सही कि कह रही है भारतीय इस जनता मामले पार्टी में। इन्होंने आपको ज्वाइन नहीं करी। लग रहा कि आप लोगों को बल्कि न सिर्फ गुमराह करने के साथ साथ बल्कि आप एक खुद उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैंने केवल ये कहा है कि हम लोगों की आस्थाओं को दबा नहीं सकते हैं। हम अपना जो हमारा सरकार का काम है बना सकते हैं। हम लोगों को सुरक्षा देना हमारा काम है। लोगों की जितनी हम जांच करा सकते हैं कोरोना की, वो हम करा रहे हैं, वो हमारा काम है ना, ये हमारा काम है। लेकिन हम लोगों की भावनाओं को नहीं दबा सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं बाले साहब, आपको लगता है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों से लापरवाही हुई है? अधिकारियों ने किया है? अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं सर आप? कहां पे लापरवाही हुई है? आप कह रहे हैं कि आपने निर्देश से रखे हैं, लोगों को लगा रखा है, लोग लगे हैं। हाँ, तो आप तो फिर अधिकारियों पर लापरवाही करने की आप बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो अधिकारी वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो लोग अपनी बात कह रहे हैं, कहां पे हुई है ये बताएं ना मुझे। कुंभ मेले में सर जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें पूछ रहा हूं सर मैं। 2500 आंकड़े आ रहे हैं पूरे उत्तराखंड से अगर हम देखें तो। जो आंकड़ा शुरुआत में कुंभ मेला शुरू होने से पहले था, उसमें और आज के आंकड़ों में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। अब देखिए, अगर किसी को कोरोना है, पहले से ही कोरोना है जी, पहले से कोरोना है, तो वो कुंभ में कैसे गया? अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे हो। कैसे को कुंभ में? कुंभ का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही सरकार। किसके ऊपर ठीकरा फोड़ रही? इन्हें तो यही नहीं पता कि इन्हें कहना क्या है। कोरोना तो कहीं भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि कोरोना ग्रसित लोगों को आपने कुंभ में भेजा है। आप ये कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है कि हम RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। गुंजियाल जी इस बात को कह रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके हम लोगों को आने दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कुंभ में पहले से कोरोना ग्रसित हो गया ही है। ठीक है सुजाता जी, आप ही से मैं कमेंट लेना चाह रहा हूं, लेकिन एक चीज और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि विदेशी मीडिया के रिएक्शन आपने देखे, पूरी दुनिया के रिएक्शन आपने देखे। दुनिया के साथ साथ जो लोग हिंदुस्तान के हैं वो भी चिंतित हैं इस मामले को लेकर। आपको क्या वजह नजर आती है कि सरकार आखिरकार इतना बड़ा जोखिम उठा रही है? तो क्या वजह है? क्या आगामी विधानसभा चुनाव है? बिल्कुल, आगे चुनाव आने वाले हैं और इन्हें चुनाव सत्ता इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। वरना आज की तारीख में आप मुझे बताइए, कहीं पर भी चुनावी रैली क्यों करे जा रहे हैं? अगर सरकार लीड करती है, जो सत्ता में होता है उसे लीड करना पड़ता है, उसे एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। अगर बंगाल में वे इस तरह की चुनावी रैली नहीं करते, भाई हमारे प्रधानमंत्री को तो देखिए, मतुआ समाज को प्रभावित करने के लिए बांग्लादेश तक पहुंच गए। कोविड के बाद पहला उनका बाहर यात्रा उनकी हुई और वो चुनावों को प्रभावित करने पहुंच गए। अरे अगर लोगों की चिंता होती तो सत्ता की चिंता ना करते। ये केवल भ्रमित करके सत्ता में आए हैं, संभाल कुछ नहीं पाए हैं। इन्होंने महामारी का इस्तेमाल इसलिए करा है कि किस प्रकार से सरकारों को गिराया। आपने महाराष्ट्र की तस्वीरें नहीं देखी, किस प्रकार से सरकार को कमजोर करने की कोशिश करी गई। और उसके पहले आपने मध्य प्रदेश में देखा किस प्रकार से महामारी का इस्तेमाल किया गया और किस तरह से ऑर्डिनेंस के जरिए 3 काले कानून लाए गए। लोगों की भीड़ इकट्ठी इसलिए हो रही है क्योंकि वे सरकार के विरुद्ध खड़े, लेकिन सरकार सोचती है कि वो तानाशाह बन जाए, लोगों की आवाजों को दबा दे, मगर वो नहीं कर सकती है क्योंकि ये लोकतंत्र है और सरकार को झुकना पड़ेगा लोगों के सामने। सरकार का काम ही है लोगों की सेवा करना। लेकिन अगर आप कुंभ को देख रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि TSR-2 जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि आपने उनके तमाम बयानों पर भी इससे पहले डिबेट करी है। तो आप ये देख लीजिए कि पिछले TSR ने काम ठीक नहीं किया, दूसरे TSR के आते ही किस प्रकार से बयान हमने सुने, किस प्रकार से उन्होंने मरकज के लिए कहा। जब 5000 केसेस थे तो मरकज पर ठीकरा फोड़ा गया और हर हाईकोर्ट ने मरकज बिल्कुल जो है बरी करा। लेकिन हमारे यहाँ जब इस वक्त इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या सरकार को सामने आकर इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए? लोगों के हित में, सन्यासी हमारे जो महंत हैं उनके हित में। ठीक है बालिया साहब तमाम बातों का जवाब भी, लेकिन साथ में एक ये बात सर, ये जोखिम जो हम ले रहे हैं, क्या अभी भी सरकार इसको लेकर सचेत होने की तैयारी में है? क्योंकि जो संत हैं, जो साधु हैं, वो खुद ही इसको लेकर कदम उठा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो चौथा शाही स्नान है हम सांकेतिक रूप से देने के लिए तैयार हैं, हम लोगों की जिंदगी से साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। लेकिन क्या सरकार इसको लेकर गंभीर है? देखिए, सरकार ने सारा मामला साधु संतों के ऊपर छोड़ दिया है जी।
साधु संत कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। बिल्कुल। और मैं आपको वादा करता हूं कि सरकार जो भी साधु संतों का निर्णय होगा हम उसको मानेंगे जी। मैंने केवल आपसे ये कहा है कि भाजपा की सरकार में तानाशाही नहीं चलती। हमें लोगों की सुरक्षा भी देखनी है, लोगों की भावनाएं भी देखनी है, और जो करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाएं देश विदेश के लोगों की गंगा जी से जुड़ी हुई है, कुंभ मेला से जुड़ी है, उसका भी सम्मान करना है और कोरोना काल को भी देखना। ये सारी चीजें सरकार देख रही है और जो भी उचित हो सकता है वहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं और निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपने घर से भी और हरिद्वार जाकर भी वो निरंतर निगरानी कर रहे हैं कि कुंभ में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, एक सवाल, और क्या लोगों को सुविधा दे सकते हैं, रमजान चल रहे हैं सर, लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। रमजान चल रहे हैं, इतनी भारी संख्या में अगर वहां पर रमजान से जुड़े लोग वहां पर पहुंचते, मुस्लिम वहां पर पहुंचते, मौलाना वहां पर साधु पहुंचते, वो लोग पहुंचते, तब क्या सरकार कदम उठाती? क्या उनकी भी आस्था का पालन किया जाता? देखिए इस समय तो साधु संत ही वहां जा रहे हैं। नहीं सर, नहीं, और साधु संत लोग जो है वहां नहा रहे हैं गंगा जी में, रमजान चल रहे हैं सर। रमजान में ही उत्तराखंड में अगर इसी तरीके से भारी संख्या में लोग एकजुट होंगे तो क्या था उन पर सरकार कदम उठाएगी या उनकी भी आस्था का पालन किया जाएगा? कहां जा रहे हैं मुस्लिम भाई, बताइए कहां जा रहे हैं? अगर जाते हैं सर, मैं पूछ रहा हूं अगर जाते हैं, क्योंकि मरकज पे जब पिछली बार क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था, कितना ढिंडोरा पीटा गया था, बीजेपी ने कैसी कैसी बातें कही गई थी, देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई थी, फटकार पड़ने के बाद सब लोग चुप हुए, और आज जब इतनी भारी संख्या में इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, वो भी तब जब सब लोग हंसी उड़ा रहे हैं, लोगों के मन में डर है, हर रोज आंकड़े पूरे देश में बढ़ते नजर आ रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा आंकड़े दूसरे दिन आ जाए हैं, तब भी ऐसी लापरवाही सर? देखिए लापरवाही नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि हमने ये कहा है कि किसी भी साधु संत को अपमानित ना किया जाए, किसी भी आस्थावान व्यक्ति को जो देश विदेश से हरिद्वार में गया है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार की तरफ से कोई उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। हम इसके विरोधी हैं ना। हमने ये केवल प्रशासन को, पुलिस को कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश विदेश से, देश के किसी कोना से भी अगर गंगा जल के उसके लिए आया है, वो हमारा मेहमान है। ठीक है, सुजाता जी का रुख करूंगा, लेकिन सर एक पॉइंट पे सर कमेंट, हमारा फर्ज है। मैं सुजाता जी का रुख करूंगा, एक पॉइंट पर सर एक कमेंट, और ये जो कुंभ में इतने लोग आए हैं, चाहे 30 लाख लोग आए हों या 40 लाख आए हों या 15 लाख आए हों या 20 लाख आए हों, जो आंकड़े आप बता रहे हैं आपके आंकड़े समझ लिए, ये लोग जब देश के बाकी हिस्सों में जब लौट कर जाएंगे, वहां अगर संक्रमण फैलता है तो क्या आप जिम्मेदारी खुद लेंगे इस पर, या फिर ये कहेंगे कि भाई हमारी तो कोई जिम्मेदारी थी नहीं, ये तो साधु संत खुद संक्रमित होकर गए, जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि जो कोरोना पहले जो संक्रमित है उसका हम क्या कर सकते हैं? तो अब उसमें क्या अगर कोई संक्रमित है तो उसमें सरकार क्या करेगी बताइए? नहीं सर, अगर सब आदमी को ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप संक्रमित हैं। अगर कोई संक्रमित नहीं है, ये लोग सर जो कुंभ में इतने भारी संख्या में लोग आए हैं, तो ठीक नहीं होगा सर। आप राज्य मंत्री रहे हैं उत्तराखंड में, वहां पर आपने तमाम लोगों की जिम्मेदारियां आपने देखी वहां पर, क्या सरकार जिम्मेदारी ये लेगी कि जो लोग कुंभ से अब जा रहे हैं अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं, समाज में बाकी लोगों को संक्रमण फैलता है, तो क्या उत्तराखंड सरकार ये कहेगी कि इसमें हमारी गलती है? देखिए कुछ चीजें व्यक्ति को खुद ही सोचनी चाहिए, और जो वहां गए हैं वो सब समझदार लोग हैं, साधु संत हैं, आस्थावान लोग हैं। ठीक है सर, वो खुद ही अपनी सुरक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब ठीक है सर, है ना, और खुद ही चीज को ध्यान रख रहे होंगे कि अगर उनको कुछ खतरा हुआ है तो वो उसका इलाज कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे, और वो समाज में उसको संक्रमित नहीं करेंगे। ये बात तो वो खुद भी सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, सुजाता जी आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। बहुत सीरियस इशू है, और मुझे मतलब हंसी नहीं आ रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। क्या बताऊं मैं, मतलब राज्य मंत्री ये कौन सी सरकार में थे? कांग्रेस में? हाँ, कांग्रेस की सरकार में ही राज्य मंत्री रहे हैं और अब फिलहाल बीजेपी में हैं, लेकिन फिर भी जो गंभीरता है इन्होंने जी बिल्कुल जी, बहुत सही पार्टी चुनी है इन्होंने, क्योंकि इस पार्टी को, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जनरल एक बात कर रही हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं के बारे में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्हें सचमुच में ये नहीं पता है कि सत्ता कैसे संभाली जाती है, लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, सिस्टम्स को कैसे बनाए रखते हैं। इसलिए इन्होंने भी जो पार्टी चुनी है बिल्कुल सही है इनके लिए। लेकिन अब आवश्यकता है कि अगर ये कहीं पर अक्षम है तो जो सक्षम लोग हैं उनका साथ ले। हम सब खड़े हैं आपके साथ, सरकार के साथ, अपने लोगों की जान को बचाने के लिए। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको बता दूं वालिया जी, कि ये प्रोविजन है कि आप विपक्ष के लोगों को भी ले सकते हैं साथ में। अगर आपको जरूरत हो, आपको लगता है कि हम कुछ योगदान कर सकते हैं लोगों की सेवा में, तो निश्चित रूप से आगे आइए, हम उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि इस वक्त हमारी प्राथमिकता लोगों की जिंदगी है, लोगों को अच्छी व्यवस्था देने की है। आपसे नहीं संभाली जा रही सरकार, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि हट जाइए, ये कहूंगी कि ये राजनीति का समय नहीं है, चलिए मिलकर। ठीक है वालिया साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं वालिया साहब? नहीं सुनिए जी, आपके लिए, इनके लिए एक शेर सुना देता हूं मैं पहले, कांग्रेस पार्टी के लिए जी, है ना। इनके लिए इनकी हालत ये है कि बोल लैला तेरी मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिलके भी कहते हैं अभी बिगड़ा क्या है। अरे संभाली तो आपसे आपकी पार्टी नहीं जा रही। पार्टी ने सब कुछ दिया, मगर नहीं वालिया साहब उस तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि आज गंभीर मुद्दा है, लोगों की जान का मामला है सर। राजनीतिक तौर पर फिर कभी बैठेंगे सर, इसको लेकर चर्चा करेंगे। सुजाता जी, हम लोग अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं, और अंतिम पड़ाव में आपको क्या लगता है कि सरकार को आप क्या सुझाव देंगी? क्या आप सुझाव देंगे कि सरकार को ऐसे वक्त में क्या कदम उठाने चाहिए? सुजाता जी, क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे वक्त में? क्या सुझाव आपका होगा विपक्ष के रूप में? कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। गोबर और भूसा जो है अपने दिमाग से निकालकर अब विज्ञान को अपने दिमाग में डालकर लोगों के लिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों के लिए व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए बेड्स कितने हैं, वेंटिलेटर कितने, इसका डेटा साझा करें, ट्रांसपेरेंसी लेके आए, ताकि लोग जो है वो जागरूक हो। और हर जगह उन TSR2 की तस्वीरें डालने के बजाय जागरूकता अभियान के तहत जितनी आप पोस्टर बना सकते हैं उनको पोस्टर बना के पूरे शहर को बांट दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए इस वक्त जो कदम उठाए जा सकते हैं उसे उठाइए, कुंभ को समाप्त करवाइए, और जिस प्रकार से आपने रात के समय में कर्फ्यू लगाया है इसको स्ट्रिक्टली इसका पालन करवाइए। और जो आपने 50% जो सिनेमा हॉल्स को खोल के रखा है उसको बंद करवाइए। सेंस नहीं बन रहा है, इस वक्त कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है हमें उसको भी देखना है। लोगों के लिए अगर हम चाहते हैं कि आर्थिकी भी बची रहे तो पहले इस स्टेज पर हमें हर चीज पे रोक लगानी पड़ेगी ताकि स्थिति को हम संभाल सके। हमारे यहाँ से जो लोग बाहर जाएंगे वो कहां कहां जाके कोरोना फैलाएंगे इसके बारे में तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। लेकिन इस वक्त आवश्यकता है कि कुंभ को समाप्त करके जो जहां से आया है उसको वहां के लिए रवाना करे, ताकि हम अपने राज्य को अब संभाल सके और हर राज्य को अपने आप को संभालने में हम मदद भी करें, ताकि डेटा उन्हें दे कि कौन लोग कौन से स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है वालिया साहब, अंतिम चरण में इस वक्त हम हैं और आपसे एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि सुजाता जी ने देखिए जिस तरीके से सुझाव दिया, क्या सरकार इस तरह के सुझावों पर विकल्प करेगी, उसको लेकर कुछ सोचेगी, उसके बारे में विचार करेगी, और क्या सरकार भी इसको लेकर चिंतित है? आखिरी कमेंट है सही आपका। एक बात सुन लीजिए जी जी, सरकार को लोगों की रोजी रोटी की भी चिंता है ना। हम बिल्कुल लोगों को सड़कों पर नहीं ला सकते हैं, हमें होटल वालों की भी चिंता है, हमें कोरोना की भी चिंता है, हमें अपने व्यापारी भाई की भी चिंता है, हमें देश की जनता की चिंता है। तो हम सारी चीजों को देखते हुए ऐसे कानून बना रहे हैं, ऐसे नियम बना रहे हैं कि कोरोना का भी पालन हो, लोगों की रोजी रोटी भी ना छीने, लोगों में भुखमरी ना फैलाए, है ना। हमें सारी चीजें सरकार को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाना है, वो हम उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो हमारे साथ राम कुमार वालिया जी हमारे साथ जुड़े, पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी में इस वक्त मौजूद हैं वो, साथ में सुजाता पॉल जी हमारे साथ कांग्रेस से थी, वो भी हमारे साथ थी। हमने कोशिश की समझने की जिस तरीके से फिलहाल कुंभ की स्थिति है, बिगड़ते हालातों के बीच क्या सरकार इसको लेकर कोई और कड़े कदम उठाएगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।